नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने जो है पूरी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को डील करने का जो तरीका है वो हमने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने आपको ये भी बताया था उसमें कि इससे जो है बहुत खास प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, तो कुछ प्रश्नों का यहाँ पर संकलन हमारे द्वारा किया गया है, तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि निफ्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बस आपको निफ्टी शब्द सुनकर निफ्टी के बारे में सारी बातें रिकॉल करने की कोशिश करनी है। जैसे पहली बात हमने आपको क्या बताई थी, पहली बात हमने आपको बताई कि निफ्टी की जो आधार तिथि है वो 3 नवंबर 1995 है, 3 नवंबर 1995, और इसका आधार मूल्य जो है वो कितना है साथियों, वो 1000 रुपए है। और NSE पर लिस्टेड टॉप मोस्ट कितनी कंपनियां, 50 कंपनियां, टॉप 50 मोस्ट कंपनियां। ये इतनी बातें निफ्टी के बारे में हमने आपको बता रखी है। हमने आपको बताया था कि निफ्टी शब्द जो है वो 50 से ही बना है, इसलिए इसमें 50 कंपनियां कवर्ड होती हैं। अब आइए हम लोग ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पहली 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी तैयार किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार किया जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पे अगला आप देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि इसकी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 और आधार मूल्य 1000 रुपये है। तो आधार मूल्य जो है वो आपका 1000 रुपये तो है ही, लेकिन इसका आधार वर्ष वो 2011-12 नहीं है। अब यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला ही आपका सही है, तो इस आधार पर आपका विकल्प नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगली बात हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो है हमारा वरीयता या अधिमान अंश पत्रों। अब इंग्लिश में इसको देख लेते हैं ताकि जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में बात की जा रही है, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको वरीयता या अधिमान अंश पत्र, इसके बारे में तुरंत रिकॉल करना है। आपको शेयर्स अर्थात अंश पत्र के दौरान हमने पढ़ाया है। हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी होता है आपका और दूसरा क्या होता है साथियों, दूसरा होता है प्रेफरेंस। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस में हमने आपको बताया था कि प्रेफरेंस में जो है कि पूर्व निश्चित दर पर मुनाफा मिलता है, मुनाफा पहले से ही फिक्स होता है कि इतना मुनाफा आपको मिलेगा। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये लोग हानि में भागीदारी नहीं करते हैं, देयता ग्रहण नहीं करते हैं, मताधिकार नहीं मिलते हैं। बात क्लियर हुई। मताधिकार उनको मिलता है जो इक्विटी खरीदते हैं। तो इतनी बातें जब आप रिकॉल कर लेंगे, अब यहाँ पे आप विकल्प को ध्यान दीजिए कि इन्हें समता अंश पत्रों इक्विटी शेयर ऑब्लिक इक्विटी एक ही बात है कि तुलना में लाभांश पाने का प्राथमिक अधिकार होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। ये हानि में भागीदारी करते हैं, जबकि मैंने बताया कि हानि में भागीदारी नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देयता ग्रहण नहीं करते हैं, तो बिल्कुल हाँ ये सही है, ये लोग देयता ग्रहण नहीं करते हैं। इन्हें कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में मताधिकार प्राप्त होते हैं, ये गलत बात है। अभी आपको बताया गया कि मताधिकार जो इक्विटी खरीदता है उसको मिलता है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है। तो पहला तीसरा हमारा सही है, तो पहला तीसरा हमको विकल्प नंबर सी में नजर आ रहा है, तो इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ पे तो आपको प्रश्न देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब क्या बोला गया है ये तो प्रश्न पढ़ के ही पता चलेगा ना, अब इतना पढ़कर थोड़ी पता चल रहा है। बात क्लियर हुई। डिबेंचर एवं बांड दोनों ऋण पत्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ऋण पत्र हैं। हमने आपको बताया था कि बांड और डिबेंचर जो है वो दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं। बस अंतर ये होता है कि बांड जो होता है वो सिक्योर्ड होता है और जो आपका डिबेंचर है वो अनसिक्योर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला कथन दिया गया है वो सही है। डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर, जबकि बांड हमेशा कटौती मूल्य पर जारी किए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इस आधार पर हमसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों सही हमको कहाँ नजर आ रहा है, विकल्प नंबर सी में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इरडा निम्न में से किसका नियमन करती है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इरडा जो है वो बीमा कंपनियों का क्या करती है, नियमन करती है। हमने आपको बताया था कि यूलिप के दौरान सेबी और जो है इरडा ये दोनों भिड़ंत इसमें हो गई थी। बात क्लियर हुई। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ, मंदड़िया शब्द किसका द्योतक है। तो मंदड़िया, मंदड़िया का मतलब हमने आपको बताया है कि जिसको मंदी का आइडिया आए, जिसको ये लगे कि मार्केट गिरने वाला है, वस्तुओं की कीमतें डाउन हो जाएंगी, तो अपना माल बेच के भाग जाता है, तो उसको हम लोग मंदड़िया कहते हैं।
मंदड़िया और तेजड़िया दोनों हमने आपको बता रखे हैं। तेजड़िया जिसको तेजी का आइडिया है, ठीक है ना, और जो तेजड़िया होता है वो मंदड़िया होता है, जो मंदड़िया होता है वो तेजड़िया होता है। कोई टाइटल नहीं लगा होता है किसी के नाम के पीछे। सलीम भाई तेजड़िया, अकलीम भाई मंदड़िया, ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है कि उस निवेशक का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। पहला कथन जो है, पहला विकल्प वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन से बांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। विकल्प देखिए, अब यहाँ पे भी तो आपको विकल्प देखना ही पड़ेगा। ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे हुआ आपका, उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के लिए निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका ब्लू बॉन्ड्स, तो ब्लू बॉन्ड्स कब निकाले जाते हैं, ब्लू बॉन्ड्स निकाले जाते हैं जल संसाधन और मत्स्य संसाधन के लिए। अगला है आपका जंक बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स क्या होता है, जंक बॉन्ड्स में हमने आपको बताया है कि अत्यधिक जोखिम वाले बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि इन पर ब्याज अधिक मिलता है। ये सारी बातें आप रिकॉल कर लीजिए खटाखट खटाखट। तो अब ये तीनों जो है वो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो तीनों के तीनों क्या है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, जंक बॉन्ड्स भी गलत है, तो बच रहा है आपका डी। तो जाहिर सी बात है कि यही आपका सही हो जाएगा। मसाला बॉन्ड्स जो होता है, खाने पीने की वस्तुओं के आधार पर बॉन्ड्स जारी कर दिए जाते हैं। चाइना में एक डिमसिम या डिमसम ऐसे करके कोई खाने की वस्तु है, तो वो भी एक प्रकार का बॉन्ड ही कहा जाता है, ठीक। अगला देखिए आप लोग, जीरो कूपन बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब जीरो कूपन बॉन्ड, तो कूपन का मतलब मैंने आपको बताया है कि ब्याज होता है, और ब्याज के आगे लगा है जीरो, तो अर्थात इस पर जीरो ब्याज मिलेगा, ठीक। अब बॉन्ड है, तो बॉन्ड से क्या काम किया जाता है, ऋण जुटाया जाता है। ये बातें बेसिक हैं, ये आपको पता होगी। अब जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में तो इतनी बात हो गई। तो ऋण जुटाने का काम किया जाता है, और इसे डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जारी किया जाता है, और इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक ऋण प्रतिभूति है, ऋण जुटाने के काम आता है, यानी ये कथन आपका सही है। और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, देखिए यहाँ पे हिंदी में अगर आप जाएंगे तो हिंदी से हो सकता है आपको समस्या हो जाए, इसलिए इकोनॉमी में आपको जो है इंग्लिश पर थोड़ा बहुत कमांड करनी ही करनी है, अन्यथा आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इंग्लिश से घबराएं नहीं, इंग्लिश जाने, हिंदी क्लिष्ट हो जाती है। अन्य सब्जेक्ट की तुलना में इस सब्जेक्ट की थोड़ी ज़्यादा ही क्लिष्ट होती है। बात क्लियर हुई। तो इन बांडों का निर्गमन बट्टे डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, हाँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। 2 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। और इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा अवलिक से कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा तीनों सही है, तो इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्टअप्स के मानक निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब ये तो देखिए आप जानते हैं, ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं जारी किया जाता, गृह मंत्रालय क्या करेगा इसमें, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ये भी नहीं है। तो किस विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं उसके मानक, ये DPIIT के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, इन्विटीज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आप ऑप्शन मत देखिए, यहाँ पे इन्विटीज के बारे में आप रिकॉल कीजिए। इसमें आपको बताया गया कि प्रस्ताव जो है यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था, ठीक है। और ये जो निवेश होता है वो आधारभूत संरचना में करते हैं। एक रीट्स होता है, वो रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करता है। बात क्लियर हुई। तो ये आधारभूत संरचना में निवेश करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के समान ही क्या करते हैं, यूनिट जारी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनका प्रस्ताव यूनियन बजट 2014-15 में किया गया। जी हाँ, बिल्कुल किया गया था। अब ये जब रिकॉल हो गया तो इस पर सही टिक मारेंगे। इनके द्वारा निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र में किया जाता है। अभी बता रहे हैं कि रीट्स के द्वारा जो है वो किया जाता है, इन्विटीज के द्वारा नहीं। इन्विटीज करता है आधारभूत संरचना क्षेत्र में, और ये म्यूचुअल फंड्स के समान ही यूनिट जारी करते हैं। ठीक बात है, ये करते हैं। अब प्रश्न देखिए आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा आबलिक से कथन असत्य है। तो असत्य देखिए आप ध्यान से, तो आपका 2 जो है वही असत्य है। अब ये विकल्प किस विकल्प में बताया जा रहा है आपको, बी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, असत्य, ठीक है ना। नहीं तो 1-3 जो है इस तरीके से भी हो सकता है। फिलहाल वो मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो वैसे इस सवाल में तो त्रुटि नहीं हो सकती थी आपसे अगर आप ना भी ध्यान देते तो। अगला आप देखिए, प्रश्न है हेज फंड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब हेज फंड्स ये भी आप याद करिए, तुरंत फटाफट रिकॉल करिए। म्यूचुअल फंड्स के समान ये क्या करते हैं, यूनिट जारी करते हैं, और ये बड़े निवेशकों के लिए कार्य करते हैं, छोटे मोटे निवेशकों के लिए काम नहीं करते हैं भाई, जो हेज फंड्स होते हैं, ठीक है ना।
और बड़ी राशि की यूनिट जारी करते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड्स जो है वो 10 रुपए 20 रुपए इस तरीके से जारी करता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि हेज फंड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो, अब देखो, म्यूचुअल फंड्स के समान यूनिट जारी करता है, हाँ बिल्कुल करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। छोटे निवेशकों के लिए कार्य करता है, नहीं, बड़े निवेशकों के लिए कार्य करता है। और माफ कीजिएगा, बड़ी राशि की यूनिट जारी करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस आधार पर ये जो हमारा कथन असत्य है वो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो 2 नंबर जो ऑप्शन हमको दिया गया है, या 2 नंबर का जो कथन हमको दिया गया है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के अंक में साथियों इतना ही। अब हम लोग आगे जो है वो वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।